हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक मैनवाल और मैनवाल फिजिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लास 12 वालों के बच्चों के लिए कुछ करने आए हैं। यानी बेसिकली हम एक चैप्टर पढ़ने आए हैं जिसका नाम है न्यूक्लियरी। क्लास 12 का एक बहुत छोटा सा चैप्टर जो बोर्ड्स में आएगा, और ये पूरा लेक्चर क्लास 12 के बोर्ड्स के हिसाब से ही है। तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। जितना बोर्ड के सिलेबस में है उतना ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी टाइम कम है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, न्यूक्लियरी चैप्टर है क्लास 12 में। अब न्यूक्लियर को शुरू करने से पहले मैं एक नाम ले लूँ ज़रा, जिसका नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को हम क्लास 12 के एटम्स वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। देखिए, रदरफोर्ड को मैं अपनी तरफ से एक अल्फा मेल बोलता हूँ, क्योंकि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है और अच्छा खासा योगदान है इनका यार फिजिक्स की फील्ड में। ठीक है ना, तो अल्फा मेल है मेरी तरफ से। अब रदरफोर्ड ने एक स्ट्रक्चर दिया किसका, एटम का, जिसमें उन्होंने बोला कि बीच में एक मैसिव कोर है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करते हैं। इस मैसिव कोर को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक, अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं यार, यही तो बताया था। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की थोड़ी सी बात करें अगर हम, तो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन जो हमारे पास होता है, अगर मैं इसकी मास की बात करूं तो वो होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो वो होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kgs। तो ये इसका मास होता है। अब इसमें अब ये देखिए कि लगभग दोनों सेम है। लगभग, अगर मैं लगभग की बात करूं तो मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन फिर भी मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज़्यादा होता है इससे। अगर मैं एक बहुत ही बड़ी उसमें दोनों को देखूं तो दोनों का मास इक्वल है, लेकिन कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा ज़्यादा मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की बात ही कर लेते हैं। 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए बहुत कम है। अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिलेशन की बात करूं तो वो होता है 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, अभी शायद स्टार्टिंग में आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेक्चर लग सकता है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, अगर हम इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हैं इंग्लिश को, तो पहले हम अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं। बेसिक जैसे ABCD। अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो क्या 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 पढ़ रहे हैं हम, तो वो एक तुम्हें नींव रखनी पड़ेगी वहाँ पे। ये अभी नींव रखी जा रही है। ये अभी न्यूक्लियर अगर तुम पढ़ना चाह रहे हो 12th क्लास का, तो उसकी ये नींव है। तो ये नींव बन रही है, अभी नींव रखी जा रही है। ठीक है, अब अगर मैं आगे इसको थोड़ा सा बढ़ाना शुरू करूं तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा प्रोटॉन है वो तो पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है। तो मास के बेसिस पे हम इतने अच्छे से इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो अगर मुझे दो जगह, एक जगह मेरे पास ये दोनों पार्टिकल्स हैं, तो मुझे इनमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे? तो इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की हेल्प से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की हेल्प से हम इसमें डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से प्रोटॉन्स पे इफेक्ट पड़ेगा, इन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, इतनी बात, ये भी बहुत बेसिक सी बात चलेगी। अब थोड़ा सा इसका और मैं थोड़ा बेसिक स्टार्ट करूँ तो हम जानते हैं न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इन दोनों को कंबाइनली, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइन अगर कोई नाम देना है न्यूक्लियस के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो हम उसको प्यार से बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, इतनी बात। अब एक चीज़ होती है मास नंबर और एक चीज़ होती है एटॉमिक नंबर। मास नंबर, एटॉमिक नंबर। देखिए, मास नंबर जो होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कि जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उसके अंदर, वो उसका मास नंबर है। न्यूक्लियॉन्स मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि भाई न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, ये उसका एटॉमिक नंबर बताएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात कि भाई हमारे पास जो ये, अरे ये उलझ गया यार, हमारे पास जो ये कोई भी न्यूक्लियस है उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, वो प्रोटॉन सीधा सीधा क्या बता रहा है, वो प्रोटॉन सीधा सीधा बता रहा है कि भाई इसका मास नंबर कितना है। वो प्रोटॉन सीधा सीधा बता रहा है, सॉरी गलती हो गई, वो प्रोटॉन सीधा सीधा बोल रहा है कि क्या है, अगर जितना भी प्रोटॉन का नंबर है वो एटॉमिक नंबर है। यानी Z, जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है Z, और जो मास नंबर होता है वो होता है A। बहुत सी बेसिक सी बातें हैं। अब किसी भी एलिमेंट को अगर हमें केमिकल सिंबल उसका बनाना है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो केमिकल X है
और उसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है। तो उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, X, उसके पैरों में Z, उसके सर पे A। क्लियर इतनी बात? ये किसी भी एलिमेंट को शो करने का तरीका हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हुए बात करें सबसे पहले तो वो होगी आइसोटोप्स। आइसोबार्स क्या होते हैं यार? आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप, बिल्कुल सिंपल सी बात याद रखनी है। आइसोटोप्स वो एटम्स हो सकते हैं जिनका मास नंबर अलग हो, डिफरेंट हो, और जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। यानी मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम। जैसे एग्जांपल, हाइड्रोजन H11, ड्यूटीरियम H12, ट्रीटियम H13। इन सब में देखो आप, ये इधर वाली वैल्यू है 111, ये Z की वैल्यू है, ये सारी वैल्यू सेम है। Z देखो X Z A, ठीक है, यानी Z इक्वल टू 1 1 1 1 1 सब जगह, लेकिन A की वैल्यू सब में अलग अलग है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह के एटम्स को हम बोलते हैं, वो क्या है एक दूसरे के एलिमेंट्स, जो क्या है वो एक दूसरे के, वो आइसोटोप्स हैं। क्लियर है? अब दूसरी बात क्या आ सकती है? दूसरी बात हो सकती है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है? जिसमें मास नंबर तो सेम हो यार, मास नंबर सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट। मास नंबर जिसका सेम हो और एटॉमिक नंबर जिसका डिफरेंट हो। इसे आइसोबार्स के केस में ये हो सकता है कि H13 है, ये क्या है? ट्रिटियम और हीलियम 23, हीलियम 3 भी बोलते हैं जिसको हम। तो इस केस में मास नंबर दोनों का सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का अलग है। तो इस तरह के केसेस में हम इनको बोलेंगे आइसोबार्स। ठीक है। अब आइसोटोन्स क्या होते हैं यार? आइसोटोन्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे, यानी न्यूट्रॉन का नंबर सेम है। इसके लिए एग्जांपल हम ले सकते हैं Cl35, क्लोरीन 35 और पोटेशियम 39 19। देखिए इन दोनों ही केस में हमें अगर न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? A माइनस जेड। ए माइनस जेड क्यों किया है? ए क्या है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जेड क्या है? इसमें से प्रोटॉन्स। अगर टोटल न्यूक्लियॉन्स में से मैं प्रोटॉन्स को हटा दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही तो बचेंगे, है ना? तो ए माइनस जेड क्या होता है? ए माइनस जेड इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये क्या है? न्यूट्रॉन्स का नंबर है। इस केस में न्यूट्रॉन्स का नंबर, ये 37 है यार यहाँ शायद, हाँ 37। इस केस में न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना निकलेगा? देखो 37 माइनस 17 20। इस केस में कितना निकलेगा? 20। तो दोनों ही केस में हमारे पास न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या आया? 20 आ गया। क्लियर इतनी बात? आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। क्लियर। अब हम क्या बोल सकते हैं एक और बात, आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं यार? आइसोमर्स ऐसे न्यूक्लियाइज होते हैं जिनका मास नंबर ए भी सेम होगा, जेड भी सेम होगा, दोनों सेम होंगे, लेकिन डिफरेंट क्या होगा? उस न्यूक्लियाई की एनर्जी। मान लो एक न्यूक्लियाई है, ये एक एनर्जी है, ये एक एनर्जी स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। तो एक न्यूक्लियस यहाँ है और सेम दूसरा, ऐसा ही दूसरा न्यूक्लियस यहाँ है। तो इन दोनों का मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इनकी एनर्जीज अलग हैं। तो ऐसा कोई भी केस हमारे पास अगर आए तो हम उसको बोलेंगे आइसोमर्स। क्लियर है इतनी बात?